Now, please, I'm going to start my class. Start from question 11. पढ़िए इसको. A narrow beam of alpha particles is fired at a thin piece of gold foil, which is the final direction of the largest number of alpha particles. अच्छा, इसमें आप क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. अल्फा पार्टिकल्स जब इमिट आउट होते हैं गीगर मार्शन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पैटर्न में, तो आपने बताना है लार्जेस्ट पार्टिकल्स कहाँ से मूव करेंगे, ए, बी, सी और डी. सर, लार्जेस्ट पार्टिकल्स कहाँ से मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये आपको बताना है. किस डायरेक्शन में? सर, ए में. क्यों ए में क्यों करेंगे, बी में क्यों नहीं करेंगे, सी में क्यों नहीं करेंगे, डी में क्यों नहीं करेंगे? सर, क्योंकि मतलब वहीं से इमिट आउट हो रहे हैं, मतलब उसी पॉइंट से. इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. वो आप कहानी पता है आपको? इसको कहानी इसके पीछे क्या है? नहीं सर. आपको पता होना चाहिए कि जब ये गोल्ड फॉइल हो या प्लेटिनियम फॉइल हो तो अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. और गोल्ड फॉइल हो या प्लेटिनियम फॉइल हो, आपके पास उसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर भी ये जो है ना प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. ठीक है, तो सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. सेम चार्जेस क्या करते हैं, उसकी चार्जेस की हाँ, चार्जेस क्लोज होंगे तो रिपेल करेंगे, रिबाउंस करेंगे. तो होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल्स, जब ये उन्होंने बताया था एक्सपेरिमेंट, उसमें यही चीज बताई थी कि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसिंग होती है. अल्फा पार्ट, ये जो फॉइल होती है, गोल्ड की फॉइल हो या प्लेटिनियम फॉइल है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस के एक गैप होता है. तो गैप की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर सीधे निकल जाते हैं उस गैप के दौरान. कुछ पार्टिकल जो है वो बी वाली डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ पार्टिकल जो है सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे, और बहुत ही कम पार्टिकल जो इन फ्रंट आते हैं, जो उसके बिल्कुल सामने आकर टकराते हैं न्यूक्लियस के, तो वो एक बहुत बड़े एंगल से जो है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड 140 के ऊपर बहुत कम, 8000 में से एक पार्टिकल जो है वो इमिट आउट होता है. तो इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है इमिट आउट होंगे वो डी के ऊपर. तो इस तरह से यहाँ पर जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जाएंगे, सीधे जाएंगे, क्योंकि वो गैप से निकल रहे होते हैं. ठीक है, दो चार्जेस के दरमियान जो गैप होता है, जितने भी एटम्स के सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन में पार्टिकल्स की जो अनलाइक चार्जेस की फोर्स है वो अफेक्ट नहीं करती, तो सीधे स्ट्रेट वो गुजर जाते हैं. तो ज्यादातर इनके दरमियान गैप होने की वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, सीधे स्ट्रेट गुजर जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ए. लो गई बात. अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर. आइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पढ़िए. सर, ये कौन से सिंबल, मतलब एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं? ये रेडियम. आर ए रेडियम, आर एन बस आप पढ़ लें, कोई भी एलिमेंट है आप पढ़ें. रेडियम है और पोटेशियम है और पीबी, या आप जो भी है आप इसको पढ़िए. पीबी तो लेड है. हाँ, लेड आ गया, पीबी लेड हो गई, पोटेशियम हो गया, रेडियम हो गया और रेडॉन हो गया. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके एलिमेंट है. पढ़िए इसको, क्या सवाल क्या है. रेडियम half life of 1600 seconds, decay with a half life of 52 seconds, decay with a half life of 9.1 seconds, decay with a half life of 10.6 hours. ठीक है, द चेंजिंग, आगे पढ़े. The changing count rate for one of these radioactive nuclei is shown in the graph. तो आगे देखें. The half-life shown by the graph, which was a decaying radioactive nuclide. Which was the decaying radioactive nuclide. अब आपको बताना है कि फ्रॉम द हाफ लाइफ से बताना है कि ये किसको शो कर रहा है.
ये ग्राफ किस एलिमेंट का है? असल में ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पूरा शो होगा तो ये क्लियर होगा। देखें इसमें आपको जरा सा इसको देखिए, इसमें कैसे ये अप्लाई होगा। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये किस तरह से अप्लाई होगा। देखिए इसमें आपके पास ये ग्राफ, ये अब आपके पास पूरा क्वेश्चन सामने आ गया, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये किसका ग्राफ है, यानी कि जो आपको प्रॉपर्टीज दी हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट दिए गए, आर ए रेडियम, आर रेडॉन है मेरे ख्याल में, और पोटेशियम या लेड, तो आप प्लूटोनियम या लेड जो भी एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये किसका ग्राफ आपको शो हो रहा है। इसमें आपने पहचानना है कि ग्राफ किसका है। कैसे पहचानेंगे? जरा आप पंखे के पास से हट जाइए क्योंकि आपके जरा कुछ एयर जो है वो स्ट्राइक कर रही है माइक के ऊपर। हाँ अब बताएं ये किसका ग्राफ है, बताइए। सर ये मेरा ख्याल, कैसे पता चलेगा हाफ लाइफ किसका हाफ लाइफ है? सर वो हाफ लाइफ फॉर्मूला लगा के जो करते हैं। नहीं फॉर्मूले से तो नहीं करेंगे, सिंपल इसके ग्राफ से आपने पढ़ना है। देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये इस टाइप के सवाल बास टाइम लॉज है, उतने कुछ भी नहीं सवाल, लेकिन ये सब बना के देते हैं क्वेश्चन के स्टूडेंट जो है ना वो सोचते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा। देखिए ये आपके पास मेरा जो कर्सर है वो कहाँ शो कर रहा है? 60 पे शो कर रहा है ना कर्सर। 60 से ऊपर काउंट कीजिए कि ये लाइन कहाँ जाके स्ट्राइक कर रही है। 65 पे, 61, 62, 62 के बाद 63, 64, 65, देन 66 पे। ये आपके पास 66 शो हो रही है, ठीक है। 66 का अगर हाफ करें तो कितना बनेगा ये अराउंड? 66 का हाफ सर तकरीबन 66 का हाफ हो जाएगा 33। तो 33 पर ये हाफ लाइफ के ऊपर टाइम तकरीबन कितना होगा, अंदाजे से बताइए। 33 पर आपके पास 33 पर 1 2 3, 33 पर ये टाइम, 33 पर आप देखें तो ये टाइम तकरीबन कितना होगा, तो ये टाइम तकरीबन यहाँ पर होगा 50 पे आ रहा है, मतलब ये 50 से आगे, हाँ 50 से आगे ही होगा, 50 से थोड़ा सा आगे। तो 50 से जरा सा आगे अगर आता भी है तो आपका ये इसमें टाइम कितना दिया हुआ सेकंड्स में। अगर जब सेकंड्स में दिया हुआ तो पहली बात आपका जो लास्ट वाला है आवर वाला है वो रिजेक्ट हो गया, ये टाइम किस में दिया उन्होंने ग्राफ के अंदर? सेकंड्स में। तो आवर वाली बात तो गलत हो गई। तो अब आपके पास ऑप्शन आ गए 3 हाफ लाइफ, आप देख के पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपकी इसके हाफ लाइफ का जो टाइम बन रहा है वो 50 के अराउंड कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड्स में 50 के अराउंड कौन सा आ रहा है? RN। तो बस यही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने ये RN जो है बताना है कि किस एलिमेंट का जो है हाफ लाइफ है। तो आपने देखा ग्राफ के हिसाब से कि टाइम जो है वो 50 के अराउंड बन रहा है RN का। तो ये ग्राफ का जो आंसर दिया है वो आपका RN है ग्राफ, यानी कि जो हाफ लाइफ का ग्राफ आपको शो दिया गया ये RN का है। दिस पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से आपने ये देखना है। तो सिंपल आपने ग्राफ में देखना है कि 50% पर ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 में देखिए, क्वेश्चन 13 में क्या कहा जा रहा है? A radiator source is placed 3 centimeters from a helium Miller tube in air. The average count rate is 742 counts per minute. Then in 3 experiments, measurements are taken with sheets of different materials placed between source and the tube. The results are recorded in the table. Which type of radiation does the source emit? तो अब आपने क्या करना है, इसका आंसर इसमें बताना है। ये आपके पास सोर्स होगी, ठीक है। ये काउंट है 742 काउंटेड, सही है।
फिर इसके बाद आपने रिजल्ट के मुताबिक बताना है कौन सा पार्टिकल्स है, कौन से पार्टिकल्स इसमें इमिट आउट हुए। रिजल्ट आर रिकॉर्डेड, ठीक है। मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम शीट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स प्लेस बिटवीन द सोर्स। अब कुछ इसमें फर्स्ट थिन कार्ड रखा गया, फिर एल्युमिनियम फॉयल रखी गई, फिर लेड रखी गई। तो काउंट रेट इस तरीके से आपने बताना है किसका काउंट रेट होगा। इनिशियली जो है जब कोई सोर्स नहीं थी तो था 742। अब देखिए जब इनिशियली कोई सोर्स नहीं थी तो रेट कितना है 742, ठीक ठीक है। जब थिन कार्ड रखे तो ये 273 हो गई, ठीक है। और फिर एल्युमिनियम पर 275 और लेड पे आके कम हो गई। देखिए इसके दरमियान जो सोर्स है, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। सोर्स और गीगर मुलर ट्यूब के दरमियान में आपने क्या करा, थिन कार्ड रखे पहले, सही है। फिर उसके बाद आपने एल्युमिनियम फॉयल रखी, फिर आपने लेड रख दिया, थिक लेड। तो पहले जब आपने थिन कार्ड रखी है तो 742 से 273, फिर एल्युमिनियम फॉयल पर 275 और थिक लेड के ऊपर 60। जो आपने बताया कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन सी सोर्सेज होंगी, रेडियो एक्टिव सोर्सेज आपने बतानी है। कैसे बताएंगे? देखो कभी कभी सवाल इतने मुश्किल भी आए थे, ये जरा लॉजिकल है, मुश्किल तो नहीं है पर लॉजिकल है थोड़ा सा। जी सर ये सर इसका अल्फा वो होगा, अल्फा रेडिएशंस होंगी इसमें। ये आपके पास पार्ट ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा पार्ट होगा? सर गीगर मुलर ट्यूब है तो अल्फा रेडिएशंस होंगी। इसके अलावा इसके लॉजिक, हाँ बोले। बीटा रेस मतलब बीटा अल्फा बीटा। चले अच्छा ये सवाल मैं समझा देता हूँ, ये आपको मुश्किल लग रहा है सवाल, समझ में आ रही है नहीं आ रही? सवाल मुश्किल लग रहा है? सर एक और दफा एक्सप्लेन करना कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर। क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर? देखिए सबसे पहले आपके पास जो काउंट रेट था ये 742 था, सही है। 742 कब था? जब आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं थी। रेडियो सोर्स इज प्लेस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 3 centimeter from a Geiger-Müller tube, the tube in air. The average count rate is 742 काउंट रेट था जिसमें ये सोर्स रखी गई। उसके बाद आपने इसमें थिन कार्ड प्लेस किया, ठीक है। आपने इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल प्लेस की और फिर आखिर में आपने थिक लेड रख दिया। तो 742 से ड्रॉप हो गया 273 और ऑलमोस्ट दोनों में एक ही जैसी रही। और लेड पे अगर ड्रॉप हो तो ये चीज क्या बताती है? सर इसमें के एक तो अल्फा पार्टिकल्स होंगे उसमें से मतलब रेडिएशन निकलेंगी। यहाँ अल्फा पार्टिकल आप कैसे डिसाइड कर रही हैं? अल्फा पार्टिकल कैसे डिसाइड कर रही हैं? गीगर-मुलर ट्यूब है इस वजह से। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप कॉन्सेप्ट सही बता नहीं पा रही है। चलो अब समझे इस सवाल को। जिस वक्त हम देखते हैं काउंट रेट 742 था, ठीक है। तो जैसी थिन कार्ड रखे गए, ठीक है, अब जरा समझे, जैसी थिन कार्ड प्लेस आपने किए सारी रेडिएशन एकदम डिक्रीज हो गई। 742 से ड्रॉप हो गई, कितनी हो गई? 273, ठीक है जी। इसका मतलब है जो सोर्स में एक आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो अल्फा पार्टिकल होंगे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत वीक होती है, ठीक है, क्लियर हुई बात? जी सर। पेनिट्रेटिंग पावर बहुत वीक होती है। तो पहली बात अल्फा तो डिसाइड हो गया कि एकदम से ड्रॉप होके 742 से 273। अब कहानी आ रही है कि अल्फा के बाद बीटा और गैमा। अब क्योंकि ऑप्शन डी देखें तो उन्होंने दिया अल्फा बी, बीटा बी और गैमा बी। तो अल्फा वाले ऑप्शन आपके पास कितने? ए, बी और डी, ठीक है। तो पहले वाले में अल्फा बीटा कहा जा रहा है, दूसरे वाले में कहा जाए अल्फा गामा
और तीसरे वाले में कहा जा रहा है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ऑप्शन डी और ए जो है वो आपके पास, और बी, ए, बी, डी, तीन ऑप्शन आपके पास रह गए। ठीक है, कोई बात समझ आई बात। अब हम देखते हैं कि आगे अगर हम थिन कार्ड और एल्युमिनियम फॉइल पर देखते हैं तो रेट ऑलमोस्ट इक्वली है जी। थिन कार्ड पे भी 273 है, और जब एल्युमिनियम फॉइल लगाते हैं तभी भी आपका रेट, काउंट रेट वही रहेगा, तकरीबन वही रहेगा, थोड़ा बहुत एरर है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम फॉइल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जब एल्युमिनियम फॉइल पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वली है, तो इसका मतलब है कि एल्युमिनियम फॉइल पर बीटा पार्टिकल अगर होते तो ये काउंट रेट ज्यादा एकदम से डिक्रीज होता। सुनिए यही बात, मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप देखें 742 से ड्रॉप हो गया 273 एकदम से कर हो गया, इसका मतलब पहला तो कंफर्म हो गया अल्फा है जो स्टॉप हो गया। अगर ये बीटा होता तो एल्युमिनियम फॉइल पे ये वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा डिक्रीज होती। क्या डिक्रीज हुई? सर वापस रिपीट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आई। देखिए मेरी बात समझे, पहले 742 से ड्रॉप होके 273 हुआ, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल था, कंफर्म हो गई बात, अल्फा पार्टिकल सारे स्टॉप होगा। अगर अल्फा के साथ सोर्स में बीटा भी अगर उस रेडिएशन में इमिट होती तो थिन कार्ड से एल्युमिनियम फॉइल के दरमियान रखने से, एल्युमिनियम फॉइल रखने से आपका बीटा बहुत तेजी से ड्रॉप हो जाता जी। तो ये ड्रॉप हुआ, जो काउंट रेट है ड्रॉप हुआ, ड्रॉप नहीं हुआ, तकरीबन वही है। तो इसका मतलब है ये सोर्स बीटा नहीं है। सही। अगर ये बीटा होता फौरी तौर पे काउंट रेट एकदम से ड्रॉप होके 273 से नीचे चला जाता। तो ये ऑलमोस्ट वही है, इसका मतलब ये बीटा सोर्स नहीं है। ये चीज बता रही है कि बीटा सोर्स नहीं है। तो बीटा सर ये अल्फा और गामा होगी, गामा रेज, अल्फा और गामा। अच्छा, आप फिर एक और बात सुनिए, ये बात कंफर्म। अब इसको मजीद परफेक्ट करने के लिए इस बात को बीटा नहीं है तो अल्फा और गामा, लेकिन आप देखिए थिक लेड के ऊपर ये बिल्कुल डिक्रीज हो गई। थिक लेड पर क्या हो गया? बिल्कुल डिक्रीज हो गई। इसका मतलब है ये बैकग्राउंड रेडिएशन इसमें आ गई। ये जो शो हो रही है रिजल्ट, ये कौन सी रेडिएशन है? ये रेडिएशन है बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि यहाँ पर आके स्टॉप हो गई। तो इसका मतलब है थिक लेड से गामा जाके स्टॉप होती है ना, ठीक है, थिक लेड पे आके गामा जाके स्टॉप होती है। तो फिर काउंट रेट यहाँ पर पहुंच के बिल्कुल डिक्रीज हुआ। इसका मतलब है बीटा तो ये गामा रेट्स थी जो सिर्फ लेड पे जाके कम होती है, वरना गामा रेजेस हमेशा ही चलती रहती हैं। ये स्टॉप नहीं होती, ना थिन कार्ड पे स्टॉप हो सकती है ना एल्युमिनियम फॉइल पे होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो जाके स्टॉप हो रही है किस पे? लेड के ऊपर कम हो रही है। और फिर जो पता है फिर वो आपका बैकग्राउंड रेडिएशन होता है, वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जो काउंट रेट आपको शो हो रहे हैं, ये हो रहा है बैकग्राउंड रेडिएशन की के, वरना यहाँ पे जाके स्टॉप हुई कौन सी? गामा रेस। सही। ठीक है, तो इस तरह ये पहले सोर्स क्या हुई? अल्फा और गामा रेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सही। देखो कोई बात। तो ये सवाल आपको बहुत समझ के करने के हैं ये, क्योंकि ये बार क्वेश्चन में लॉजिक भी देते हैं और प्रॉपर्टीज भी देते हैं। ये प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन देते हैं ये किसमें? क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको बहुत समझ के करना होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में कहा जा रहा है विच रेडिएशन इक्वेशन शोज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है? फिजन वो एक मतलब बड़े न्यूक्लियस में से पेरेंट, वो जो होता है पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है उसमें से डॉटर्स, वो जो भी होते हैं क्या कहते हैं उसको, डॉटर एलिमेंट्स वो निकलते हैं। वो एक पेरेंट एलिमेंट डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद वो और डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब डॉटर एलिमेंट कन्वर्ट इसके बाद क्या चीज इमिट आउट होती है? इसके साथ साथ एनर्जी होती है, और उसके अलावा क्या होता है उसके अंदर? फिजन रिएक्शन में एनर्जी तो इमिट आउट होती है, उसके साथ में क्या चीज इमिट आउट होती है मजीद? रेस।
नहीं नहीं, आप अगर फ्यूजन रिएक्शन देखें तो फ्यूजन रिएक्शन में ये होता है जब पेरेंट एलिमेंट, आपको मैंने कल चेन रिएक्शन बताया था, आपने स्टडी किया चेन रिएक्शन की। चेन रिएक्शन होता है किस तरह, जब फ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो पेरेंट जी जी एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट फॉर्म होने के बाद हर डॉटर एलिमेंट में से न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं। जी जी, न्यूट्रॉन्स इमिट वो आउट न्यूट्रॉन्स होते हैं। इमिट होके वापस वो डॉटर एलिमेंट से कन्वर्ट स्ट्राइक करते हैं, सही। और फिर डॉटर एलिमेंट सब डिवाइड होता चला जाता है। यानी कि पहले एक एक आपके पास एटम है, वो डिवाइड होगा, टू में कन्वर्ट हुआ, टू किस में कन्वर्ट होगा, हर एक एलिमेंट टू में कन्वर्ट हो गया, तो टू कन्वर्ट हो गया फोर में, फोर फिर इस तरह सब डिवाइड होगा 16, इस फोर, ये आपका चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। सही है, सही। हर एक फोर टू में हुआ, टू में डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, फिर 8 मजीद डिवाइड होगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, हर एलिमेंट डिवाइड होता चला जाएगा। कि ये डिवीजन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसमें से न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं। सही। ठीक है, तो अब देखिए इस जी तमाम डिस्कशन के बाद ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सर, इसमें डी होगा, यूरेनियम। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में कहीं न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं है इमिट आउट होने पर। जी रिएक्टेंट्स एक शुरू में जो ये प्रोडक्ट्स होता है, सही है, बाद में शुरू में रिएक्टेंट्स होता है, बाद में प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट में आपको न्यूट्रॉन चाहिए, जो आपको मिलता है वो प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट में जी आपके पास न्यूट्रॉन होना जरूरी है। तो ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, और ये ऑप्शन डी में देखेंगे जब रिएक्टेंट्स के बाद, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स मिल रहा है तो उसमें न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स वापस डिवाइड होकर इसको मजीद डिवाइड करते रहेंगे। तो ये फ्यूजन प्रोसेस की इक्वेशन है, ऑप्शन डी। सही। ठीक है, समझ में आया। जी सर। तो इस तरीके से आपने इस चीज को क्लियर समझना है कि पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, उसमें से न्यूट्रॉन्स जो आपका प्रोडक्ट है, उस जो आपका इक्वेशन है उसके बाद उसमें न्यूट्रॉन्स वापस टकरा के प्रोडक्ट उसमें आपके डॉटर एलिमेंट से डिस्ट्राइक करके कंटिन्यू सिलसिला रहेगा। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर। अब जो क्वेश्चन में रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करूंगी थोड़े से लॉजिकल भी हैं और मुश्किल भी हैं, तो इसको बहुत कंसंट्रेशन से आपको समझना है। ठीक है, अब आ जाइए, क्योंकि मुश्किल रेडियो एक्टिविटी के एमसीक्यूज जरा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए आपको बहुत इसके पीछे लॉजिक चाहिए, बहुत स्टडी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। Between 1909 and 1911, Giger and Martin carried out experiments in which alpha particles were fired at metal foil. Most of the alpha particles passes through the foil with small deflections, but some were deflected through large angles. फिर These results suggest that हाँ क्या होगा। atoms contain clouds of electrons through which some alpha particles can't pass. Atom contain neutron that alpha particles bounce off. Atom have positive and negative charges spread throughout their volume. Atom have positive charges. आप जो है ना जरा सेपरेट बैठ जाएं, क्योंकि घर की आवाज, घर से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। आप जरा सा थोड़ा सेपरेट होके बैठे। हाँ, उनको हटाएं, आपके साथ बहुत तेज आवाजें आ रही है मुझे। तो इसमें यही है कि आपने बताना है। Atoms have positive charges concentrated in a small volume. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। Sir, एक मैं बता रही हूँ. Between 19 and 1999, Giger and Martin carried out experiments in which alpha particles were fired at metal foils. Most of the alpha particles passed through the foil with small deflection, but some were deflected through a large angle. Atom contain clouds of electrons through which some alpha particles can't pass. Atom contain neutrons that alpha particles bounce off. Atom have a positive and negative charges of their volume. Atom have positive concentrated in small volume. Sir, इसका D होगा. Atom have positive charges concentrated in a small volume. क्यों डी क्यों होगा ऑप्शन। सर, क्योंकि एटम्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो जो भी अल्फा है वो भी पॉजिटिव 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 से स्ट्राइक करेगी, तो बड़े चार्जेस जो है वो उसको डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल से देंगे, सही है। बट सम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल, तो जो और दूसरी बात ये कि इस ये जो पार्टिकल्स के दरमियान टोटल पार्टिकल्स होती है तादाद में कम होते हैं, तभी बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे, सेंटर पे आकर टकराएंगे, क्योंकि सेंटर में गैप है, एटम्स के दरमियान गैप है, तो गैप में मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो जो उसके सेंटर में आते हैं उनका उनका जो है वो स्ट्राइक करके लार्ज एंगल से चले जाते हैं। तो इसके दरमियान, इसका मतलब है जो पार्टिकल्स का जो जिस पोजीशन पे वो एक स्मॉल एरिया पर है, स्मॉल वॉल्यूम होगा, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल है और बाकी गैप होता है। अगर आप देखें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पैटर्न के अंदर आपके पास दो एटम के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होता है, दो न्यूक्लियस के दरमियान बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इटसेल्फ न्यूक्लियस बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज का मतलब है स्मॉल वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वो स्मॉल वॉल्यूम न्यूक्लियस छोटा सा होता है और उसकी चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो उसके उससे आकर टकराते, ज्यादातर तो उसमें से गुजर जाते हैं, जो उसके सेंटर पर आके स्ट्राइक करते हैं वो बहुत बड़े एंगल से क्या होता है, डिस्चार्ज होते हैं, यानी स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, जो उसके सेंटर पे आते हैं, तो ज्यादातर उसमें से गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब है उनका न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास ये शो हो रहा है, इसको रीड कीजिए। सॉरी, क्वेश्चन 16 और एक सेकेंड रुकिए, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 जी, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 जी। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट जी, अब देखिए A student investigates emission from an unknown radioactive source. The source is 10 centimeter in front of a detector. A strong magnetic field between the source and the detector is switched on. The results are shown without magnetic field. Average count per minute 4500, with magnetic field 2000, background radiation 50. Which radioactive source produce these results? Sir, नीचे करना। अच्छा, इसमें देखिए पहली बात कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उससे, रेडियो सोर्स से डिटेक्टर का जो डिस्टेंस है कितना दिया गया उन्होंने, 10 सेंटीमीटर जी। ये सवाल आपने समझा कि पहली बात कि जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड रख दी गई है, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो रेडिएशन काउंट हो रही थी 4500 काउंट पर मिनट, बहुत ज्यादा रेडिएशन काउंट हो रही थी। और जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी अप्लाई की गई तो रेडिएशन कितनी हो गई, डिक्रीज हो गई जी। और इसके अलावा जब ये फील्ड वगैरह अप्लाई ना भी करें, कोई सोर्स ना भी रखें, तो रेडिएशन बैकग्राउंड कितनी है, 50 है। तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात कि डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा 4500 उसका विदाउट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए बगैर रेडिएशन ज्यादा थी, और फिर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की कम हो गई और बैकग्राउंड रेडिएशन 50 है। अब आगे सवाल पढ़िए, क्या कह रहे हैं वो आगे है, which radioactive source produces these result? अब आपने बताना है कौन से रेडियो एक्टिव सोर्स इसमें मौजूद हैं, कौन सी सोर्स इसमें मौजूद हैं, अल्फा बीटा गैमा कौन सी होंगी इसमें होंगी सर, अल्फा तो नहीं होंगी। क्यों अल्फा नहीं होंगी, क्या सर? अल्फा क्यों नहीं होंगी सर क्योंकि अल्फा जल्दी वो मतलब डिफ्लेक्ट करती वेरी है, गुड इसलिए वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा पेंटिंग पावर उसकी बहुत वीक बहुत लो होती है, होती है। तो 10 सेंटीमीटर तक तो उससे पहले ही वो खत्म हो जाएंगी, तो अल्फा तो नहीं होगा। चलें, अगर अल्फा नहीं है तो अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से बचे, सर मेरे पास ऑप्शन ए हटा दिया, अब आपके बी सी डी बचे। जी सर, बी सी डी। तो बी फिर में बीटा पार्टिकल्स होंगे, लेकिन बीटा पार्टिकल के साथ साथ गैमा रेज भी होंगी, क्यों, क्योंकि सर इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो एवरेज काउंटेड 2000 और 4500 है,
और बैकग्राउंड रेडिएशन 50 है। इसमें तो सोचे बताएं बताएं, शाबाश, सोच के जल्दी से बताइए। सर इसका मेरा सर यही होगा, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। खाली गैमा रेस क्यों नहीं हो सकती? खाली गैमा रेज। ऑप्शन डी जो है आपके पास। सर क्योंकि उसका काउंटेड एवरेज काउंटेड पर मिनट वो देख के उससे मतलब वो पता करना है। देखिए, आप ये एक चीज समझें, चलिए मैं इस सवाल को मजीद अच्छी तरह समझा दूं कि इसमें आप ये देखें, जिस वक्त आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है, विद जी मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई होती है तो बीटा और गामा, बीटा और अल्फा, अल्फा तो खैर यहाँ किस्से खत्म हो गया, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाती है, अल्फा भी और बीटा भी। और गामा जो है वो अनडिफ्लेक्टेड होती है, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बात समझ में आपको पता है ना? जी सर। कि मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, गामा रेडिएशन कभी डिफ्लेक्ट नहीं करती किसी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, गामा रेडिएशन कभी डिफ्लेक्ट नहीं करती, पहली बात। तो जिस वक्त आपका विदाउट मैग्नेटिक फील्ड थी तो अल्फा तो पहले ही किस्सा खत्म हो गया, अब रह गए आपके पास बीटा और गामा। तो बीटा गामा जब आपके पास विदाउट मैग्नेटिक फील्ड थी तो वो थी 4500, तो ये दोनों मौजूद थी। लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसमें ये डिफ्लेक्ट हो गई, बीटा पार्ट जो है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो गई, और फ्लैट गामा हो। जो है, हाँ गामा जो है वो स्ट्रेट रहेंगी, सीधी रहेंगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। इसलिए डिटेक्टर जो काउंट कर रहा है वो गामा रेडिएशन को डिफ्लेक्ट को काउंट कर रहा है। तो सही। आपकी जो रेजिस थी बीटा और गामा चली, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई नहीं हुई थी तो दोनों रेडिएशन मौजूद थी, इसलिए आपका काउंटेड 4500 था। लेकिन जैसे आपने सही। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उससे मैग्नेटिक फील्ड से आपके पास बीटा जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई एक मखसूस सही। डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करके मूव कर गई। अब जो रह गई वो सिर्फ गामा रेडिएशन हो गई जो स्ट्रेट जा रही हैं, तो इस वजह से आपका काउंटर डिक्रीज होके कितना हो गया, 2000 हो गया। सही। इस तरह ऑप्शन जो है आपका सी होगा, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। सही है। ठीक है, अब बस जी सर। एक दो सवाल और देख लेते हैं क्योंकि टाइम मेरा कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए जरा जल्दी से। A detector is used to measure the count rate near a detector is used to measure the count rate near a radioactive source. The reading is 4000 count per minute. After 30 minutes, the count rate has fallen to 500 count per minute. जी आगे पढ़िए। सर आगे है, after 30 minutes the count rate has fallen to 500 counts per minute. What is the half-life of a radioactive source? You may ignore the fact of background radiation. ठीक, अब आपको ये बताना है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। हाफ लाइफ क्या होगी, कैसे काउंट करेंगे? जी देखिए इसमें आप, हाँ बताइए, आपको कर सकती हैं सॉल्व या मैं बताऊं? एक मिनट में चेक कर रही हूँ। जी आफ्टर 30 मिनट्स नहीं समझ में आया? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए इनिशियली जब इसकी भी रीडिंग की थी 4000 काउंट पर मिनट, इनिशियली इसके बाद ये वैल्यू दी गई है 4000, ठीक है। और वो 30 मिनट्स के बाद वो डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 500 रह गई। तो 4000 से पहुंच गई वो 500, कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। तो हम ये देखेंगे पहले कि इसमें टोटल कितनी हाफ लाइफ बनी। तो अगर हाफ लाइफ देखें तो 500, आपके पास जो रिमेनिंग है वो कितना है, 500। रिमेनिंग कितना है, 500। कितने में से, 4000 में से।
सही है। तो अगर आप रिमेनिंग जो बची है इसको टोटल से डिवाइड कर दें। अगर आप देखें ये टोटल आपके पास कितनी है 4000 है 4000 आपके पास है रीडिंग, और जब वो डिक्रीज होकर बची आपके पास वो कितनी है 500। तो अगर आप ये डिक्रीज करें तो कितना टोटल टाइम बना आपका 4000 डिवाइड बाय 500, तो ये बना आपका टोटल 8। सही है, 8 मिनट बनेगा सर। 8 का मतलब है अगर आप देखें आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 की पावर n जी, 2 की पावर n। तो 8 2 की पावर n में कितना बना, 2 की पावर n इक्वल टू 8 है, तो 2 की पावर क्या बना, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई करें 2 की पावर कितनी बनी 8। 256। नहीं आप समझे, आप मेरी बात समझे, 2 की पावर n कितना आपके पास n है 8, तो 2 की पावर कौन सी वैल्यू 8 बनाती है, 2 पे कौन सी पावर होती है जो 8 बनता है। 2 पे पावर हम क्या लगाते हैं कि 8 बन जाए वो टोटल वैल्यू, 2 की पावर 2 से पावर, हाँ 2 की पावर हम क्या लिखें कि टोटल 8 बन जाए। टू के एक्सपोनेंट फॉर्म में देखें ना, 2 की पावर हम क्या स्क्वायर लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, क्या लिखे 2 की पावर सर 4। 2 की हमें 8 बनाना है, टोटल वैल्यू 8 बन जाए, 2 की पावर हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 बन रहा है, यानी कि इसका मतलब है ये जो आपके पास हाफ लाइफ का फॉर्म हो रही है वो कितनी हाफ लाइफ है 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 3, तो ये 3 हाफ लाइफ आपके पास बन रही है। जी, बाद टोटल देखिए 4000 से 500 तक आने में जब हमने डिवाइड किया और उसको हाफ लाइफ का फॉर्मूला 1/2 की पावर n के जरिए देखा तो हमें पता चला 8 बन रहा है 1/2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बन रहा है 8, तो इसका मतलब है हमें 3 हाफ लाइफ बन रही हैं। तो 3 हाफ लाइफ में हमारे पास जो टाइम बन रहा है वो कितना है 30 मिनट्स। सही, 3 हाफ लाइफ का टाइम बन रहा है 30 मिनट, तो एक हाफ लाइफ का टाइम क्या होगा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स इसका आंसर होगा। सही, देखें दोबारा समझे सवाल को, ये होता है ये हाफ लाइफ के फॉर्मूले के अंदर आपने कैलकुलेशन करनी है। ये आपके पास अनडिकेड 4000 है, अनडिकेड 4000 सही है, और डिकेड जो आखिरी बची है आपके पास वो होता है 500। तो हमने अनडिकेड को डिकेड से डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास 8 आपको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दें तो 2 की पावर में 8 बन रहा है 2 की पावर 3, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ हमारे पास हैं। तो 3 हाफ लाइफ का टोटल टाइम हमें दिया है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट से फिर हम एक हाफ लाइफ का टाइम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सही, लो ये बात, तो मेरे ख्याल में आज आपके टाइमिंग है, आज हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपकी क्लास लेके कंटिन्यू कर लेंगे। हम इनको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ताकि आप स्टडी अच्छी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं। आज मैंने आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ठीक है, तो हाफ लाइफ को जरा सा देख लीजिएगा और फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा कब क्लास लेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके, आपकी दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली होगी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।